नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बस 6.5 घंटे का इंतजार और दुनिया के सबसे ताकतवर देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। जी हां, मैं अमेरिका की बात कर रही हूं। 78 साल के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। सारी दुनिया की निगाहें जो हैं वो बाइडेन पर टिकी हुई हैं। सबसे ईमानदार नेता का तमगा हासिल किए हुए बाइडेन के लिए न सिर्फ राष्ट्रपति बनने तक का सफर बेहद मुश्किल रहा, बल्कि अब बतौर राष्ट्रपति उनका आने वाला कार्यकाल आसान नहीं रहने वाला है। आइए सीधे आपको अमेरिका लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी, रात के अंधेरे में लिपटा हुआ अमेरिका। और आज अमेरिका में जब सुबह होगी तो फिर ये एक नई उम्मीद के आगाज के साथ होगी, क्योंकि दुनिया के पुराने लोकतंत्र में, सबसे पुराने लोकतंत्र में ये सत्ता परिवर्तन जो आज होने जा रहा है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और जैसा कि मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी कि देखिए, जिस तरीके से यहां पहुंचने तक का सफर आसान नहीं था जो बाइडेन के लिए, इसी तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके लिए राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि यकीन मानिए आप, इससे ज्यादा बटा हुआ अमेरिका कभी था नहीं। और इस बटे हुए अमेरिका में अब आज जो बाइडेन की ताजपोशी, आज अमेरिका में एक और इतिहास भी वैसे बनेगा। साथ ही साथ कमला हैरिस पहली महिला, पहली अश्वेत होंगी जो उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं अमेरिका में। और भारत के लिए खुशी की बात यह है कि जो कमला हैरिस हैं भारतवंशी हैं। एबीपी न्यूज की आज की बड़ी कवरेज में आपको जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की हर खबर के साथ साथ भारत के लिए इसके क्या मायने हैं ये भी बताएंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी कि शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में हालात किस तरीके के हैं, क्यों सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है, ये रिपोर्ट देखिए और जानिए। अमेरिकी इतिहास का सबसे संकट भरा शपथ ग्रहण। बवाल की आशंका के बीच आज पद संभालेंगे बाइडेन। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का सबसे बड़ा डर। शपथ ग्रहण से पहले निकले बाइडेन के आंसू। शांति के साथ होगा शपथ ग्रहण, शपथ के बाद होगी शांति। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है और उस कुर्सी पर बैठने से पहले जो बाइडेन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। Look, you know, it's kind of emotional for me. आपने अमेरिकी राष्ट्रपति को शायद ही कभी इस तरह भावुक देखा होगा, लेकिन शपथ ग्रहण के लिए डेलवर से वॉशिंगटन रवाना होने से पहले जो बाइडेन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उम्मीद जताई कि अमेरिका पर छाया मौजूदा अंधेरा जरूर छटेगा। Look, you know, it's kind of emotional for me. But our next journey to Washington starts here, a place that defines the very best of who we are as Americans. I know these are dark times, but there's always light. बाइडेन जिस अंधेरे की बात कर रहे हैं उसका साया वॉशिंगटन के चारों तरफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में शपथ ग्रहण के दौरान बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। व्हाइट हाउस के आसपास लॉकडाउन लगा है। पहली बार शपथ ग्रहण में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप नहीं रहेंगे। ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं रहेंगी। पहली बार राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा है। बाइडेन के पद संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर लेंगे। रोशनी में जगमगाती ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, जहां आज जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस सजावट के ऊपर खौफ का साया भी साफ नजर आ रहा है। शपथ ग्रहण से पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका के लिए एक काले अध्याय की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अमेरिका के इतिहास में सदियों तक याद किया जाएगा। विश्व की जो सबसे पुरानी लोकतंत्र है और सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे पावरफुल लोकतंत्र है, वहाँ पे
फौज की मदद ली जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन में। लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं हुआ जो आप आज देख रहे हैं यहाँ। जिस अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, वही अमेरिका आज हिंसा की आशंका से डरा सहमा नजर आ रहा है। पूरा वॉशिंगटन शहर ही सुरक्षा कर्मियों से पाट दिया गया है। वॉशिंगटन में करीब 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। सुरक्षा को लेकर अमेरिका कितना सतर्क है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में लगे 12 गार्ड्स को हटा दिया गया है। इस सभी को शक के घेरे में रखा गया था। नेशनल गार्ड्स का इस बाबत का कहना है कि अतिवादियों के लिए नेशनल गार्ड्स में कोई जगह नहीं है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के वरिष्ठ पत्रकार ललित झा एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय के साथ अमेरिकी संसद की तरफ निकले तो जरूर, लेकिन पहुंच नहीं पाए। सारे रास्तों को सुरक्षा कर्मियों ने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ इस तरीके से फौजी ट्रक हम खड़े हुए देख रहे हैं। यही इसी चीज़ की आप इशारा कर रहे थे कि ये जो एक्सेस रोड्स हैं जो कि कैपिटल हिल की तरफ जाते हैं, जो मेन रोड्स हैं, वो बंद किए गए हैं और इस तरीके से फौज ने ट्रक लगा रखे हैं। इस रास्ते से हमें यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और जो यूएस मिलिट्री के ट्रक्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी वाशिंगटन डीसी की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसकी गाड़ियाँ तैनात हैं। इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये पूरा रास्ते बंद हैं, सुनसान, वीरान, डरा सहमा अमेरिका। चुनाव नतीजों के खिलाफ ट्रंप समर्थकों ने 6 जनवरी को जबरन संसद में घुसकर जो उत्पात मचाया, वो अमेरिका के जहन से उतर नहीं रहा है। बाइडेन को उम्मीद है कि 6 जनवरी को अमेरिका के लोकतंत्र पर लगा जख्म भर जाएगा, लेकिन खुफिया सूत्रों की माने तो सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं, पूरा अमेरिका इस समय किसी बारूद पर बैठा है। सीरियस है, थ्रेट जो है सो सीरियस है। जो लोगों में गुस्सा है और जो FBI और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से वो ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं वहाँ पर भी एक आर्म्ड वायलेंस होने की तैयारियां चल रही थी और की जा रही है। तो उसको रोकने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है। और इस आशंका की तस्वीरें सबसे पहले वर्जीनिया से नजर भी आने लगी। सेना की वर्दी में वर्जीनिया की सड़कों पर घूमते ये अमेरिकी मिलिशिया ग्रुप के लोग हैं जिन्हें सरकार विरोधी माना जाता है। वर्जीनिया में ऐसे ही ट्रंप समर्थक भी हथियारों के साथ सड़कों पर दिख चुके हैं। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले कैलिफोर्निया में भी शूट आउट हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिका के डर को सही साबित कर रही हैं। उम्मीदों और आशंकाओं के बीच झूलते अमेरिका में अगले पल क्या हो जाए पता नहीं, और यही सब इस शपथ ग्रहण को इतिहास में सबसे अलग बना रहा है। तो ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इस बड़ी कवरेज में अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमेजिन इंडिया के अध्यक्ष रविंद्र सचदेव जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय सीधे वॉशिंगटन से आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले प्रणय के पास। प्रणय, अभी आपकी रिपोर्ट ही हम दर्शकों को दिखा रहे थे और उसमें आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, डरा सहमा अमेरिका। डरा सहमा अमेरिका किस तरीके से एक नई सुबह, उम्मीद भरी सुबह के इंतजार में है, जरा ये बताइए। बिल्कुल ठीक कहा रोमाना आपने। ये अमेरिका के लिए उम्मीदों की, आशंकाओं की, चिंताओं की, लेकिन कुछ उत्साह की सुबह है। इस वक्त अंधेरा है, लेकिन कुछ समय बाद जब रोशनी होगी तो अमेरिका में कुछ ही घंटे होंगे जब बचे होंगे जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण लेंगे। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त वो शपथ ले रहे हैं जब भारी सैनिक तैनाती के बीच में जितनी अमेरिकी फौज इस समय वाशिंगटन डीसी में है, इतिहास में कभी इतनी अमेरिकन फौज वाशिंगटन डीसी में नहीं रही। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिविल वॉर के बाद शायद पहली बार अमेरिका की राजधानी के अंदर या वाशिंगटन शहर के अंदर इतनी सेना तैनात की गई है। लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण सेना की ऐसी मौजूदगी में अमेरिका में होगा, यह निश्चित रूप से अपने आप में बताता है कि कितना अमेरिका का यह डर है। और डर इसलिए गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता क्योंकि 6 जनवरी को जो हुआ, जिस अमेरिका की सुरक्षा इंतजामों को लेकर मिसालें दी जाती हैं, उसका सुरक्षा सिस्टम कैपिटल हिल में जो कि उसकी संसद है उसमें किस तरीके से भीड़ के आगे भरभरा के गिर गया, यह अमेरिका ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा और इसके कारण पूरा अमेरिका जो है वो दहला हुआ है। यही वजह है कि बेहद खास सुरक्षा इंतजाम किए गए, मल्टी लेयर किए गए हैं। यहां आप सुबह से जितनी देर हम खड़े हैं
केवल इमरजेंसी वाहनों के जो सायरन है वो सुनाई दे रहे हैं। एक्सेस रोड्स बंद कर दिए गए हैं इस पूरे इलाके के अंदर। सामान्य लोगों को जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर आने वाले रास्ते हैं, बेल्टवेज हैं, वहीं से रोका जा रहा है। लोगों को मना किया जा रहा है कि आप वॉशिंगटन डीसी में मत जाइए। और जो समर्थक हैं, बाइडेन ने भी अपने प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन कमेटी के माध्यम से लोगों से अपील की है कि यहां आने की बजाय वर्चुअली शामिल हों, क्योंकि किसी तरीके की जोखिम अमेरिकन एजेंसीज नहीं लेना चाहती हैं। एफबीआई हो, चाहे कस्टम्स बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स हो, मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो या नेशनल गार्ड्स और अमेरिकन आर्मी हो, ये सारे जो एजेंसीज हैं वो यहां तैनात हैं। और सुरक्षा करना, क्योंकि इस समय जश्न से ज्यादा जरूरी फिलहाल सुरक्षा नजर आ रही है, क्योंकि इतना बटा हुआ अमेरिका शायद पहले कभी नहीं था। इसलिए ये आशंकाएं गैरवाजिब नहीं है और इसीलिए ये जो एजेंसीज हैं ये सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल करना चाहती हैं। और इसके बाद जैसा आपने भी इशारा किया रोमाना, महत्वपूर्ण बात है, सकते हैं कि मतलब जो कहा जा रहा था कि कर्फ्यू जैसे हालात इसको कहे जाएंगे आज। निश्चित रूप से कर्फ्यू जैसे हालात हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका कैपिटल हिल से नेशनल मॉल का जो पूरा इलाका है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, व्हाइट हाउस है, ये जो पूरा एरिया जनरली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह लोकतंत्र का जश्न होता है। आमतौर पर यहां लोग आते हैं, इस दिन सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, राष्ट्रपति का काफिला निकलता है, एक तरीके से परेड होती है। तो लोगों के जश्न का, उत्सव का दिन है ये। लेकिन इस जश्न उत्सव का दिन और वो उत्सव की तस्वीरें जो हैं वो दुनिया देखती है कि किस तरीके से दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सत्ता हस्तांतरण के मौके को एक जश्न में तब्दील कर देता है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग। इस बार सत्ता हस्तांतरण हो रहा है एक डरे सहमे अमेरिका में, और एक बेहद बटे हुए अमेरिका का ताज जो सजने जा रहा है जो बाइडेन के चेहरे पर। खत्म हुई ट्रंप की पारी, अब बाइडेन की बारी। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं लगातार। सीधे रुक करते हैं बिना वक्त गवाए। खास मेहमान विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद है। विवेक काटजू साहब, जहां पर मैंने इस चर्चा को रोका था, ये ताज जो सजने जा रहा है जो बाइडेन के सर पर, डरा सहमा है अमेरिका और बेहद बटा हुआ है अमेरिका। क्या ये कांटों का ताज है सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा कांटों का साज कभी भी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं पहना है अमेरिकी गृह युद्ध के बाद। बाइडेन के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो खौफनाक, क्योंकि अमेरिका सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से खाई। उनका पहला कर्तव्य होगा कि किस तरह इस खाई को भरें। और जब तक ट्रंप को ये आशा बनी रहे और ट्रंप की समर्थकों को ये आशा बनी रहे कि वो फिर से 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, तब तक ये खाई भरनी असंभव है। इसलिए जो इम्पीचमेंट, जो महाअभियोग अब सेनेट में चलेगा, वो मेरा मानना है कि अमेरिकी राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आसान नहीं होगा करना, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में इसके लिए पूर्ण रूप से एक विभाजन की जरूरत होगी। अब आप देखिएगा उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस जो उनका हुआ हाउस यानी हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स में, वहां खाली 10 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन डेमोक्रेट्स के साथ आए इनको इम्पीच करने के लिए तैयारी भरी जी। लेकिन सेनेट 1/3 रिपब्लिकन मेंबरों को मंजूरी देनी पड़ेगी और वो राजनीतिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत ही एक चुनौती का समय होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है और अगर ट्रंप को ये आशा है कि 2024 में वो फिर से कोशिश कर सकते हैं, तो जो आई है अमेरिका में वो चलती ही जाएगी। और वो सर, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं, इसी से दूसरा सवाल निकलता है जो मैं लेकर चलती हूँ। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी भी मौजूद है। रविंद्र सचदेव जी, लेकिन जिस तरीके से काटजू साहब इम्पीचमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वहीं एक दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि साहब इम्पीचमेंट कहीं और ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे हैं, अंदाजे मतलब वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद हो सकता है आने वाले वक्त में वो अपनी अलग पार्टी बना।
बना लें। मतलब वो जो फैन बेस है, वो जो फैन फॉलोइंग उसको कहेंगे, या फिर कुछ लोग उसको अपनी जबान में अंधभक्ति कहते हैं, वो जो एक फौज खड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, उस चुनौती को कैसे पार किया जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये जो इम्पीचमेंट का, यस, देखिए इम्पीचमेंट होना चाहिए, सब कहते। बाय द वे, इम्पीचमेंट तो हो गई है। इम्पीचमेंट होती है जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इम्पीच कर दिया है ट्रंप को। सेनेट जो अपर हाउस है, वहां जाके कन्विक्शन होनी होती है, ट्रायल होती है, फिर कन्विक्ट करेंगे या एक्विट करेंगे। तो इम्पीच तो हो ही गए हैं ट्रंप। अब सेनेट में उनकी कन्विक्शन को लेकर के ट्रायल है। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि दो चीजें हैं। एक तो उस कन्विक्शन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होती है सेनेट की, जो डेमोक्रेट्स के पास नहीं है और शायद मुश्किल हो पाना। परंतु उसके अलावा भी दूसरी बात यह कि अगर सेनेट में इंपीचमेंट चालू हो गई तो जैसे कहीं ना, मीडिया ट्रायल चल रहा है, सारी अटेंशन फिर ट्रंप के ऊपर आती जाएगी। तो बाइडेन इनफैक्ट ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको तो फोकस करना है अपनी गवर्नेंस पे, राइट। और यहां पर वो अपनी गवर्नेंस पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपना एजेंडा कोविड से करना है, हीलिंग ऑफ अमेरिका इत्यादि, जो भी आपके ये हेल्थ केयर रिफॉर्म, इमिग्रेशन रिफॉर्म एक्सेट्रा। वो तो चाहेंगे कि विजिबिलिटी एजेंडा, देश के एजेंडा में सबसे ऊपर वो हो और उस पर बातें हो। अगर ट्रंप की सेनेट में ट्रायल शुरू हो गई तो एक तरह की वो पूरा ड्रामा शुरू हो जाएगा जो बाइडेन के एजेंडा से टेक अवे करेगा। सो ये अब चैलेंज हो गया है बाइडेन के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए, कैसे करें। वो चाहते भी हैं इसको कन्विक्ट करना। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। और मैं बस एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे लगता है यहाँ पर माकूल जगह है दर्शकों को देने की, वो ये कि साहब जिस दिन आज मतलब ट्रंप साहब जा रहे हैं तो कोविड से, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में वो 4 लाख के पार जा चुका है। ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है इस वक्त शेयर करनी चाहिए थी। अच्छा, हमारे साथ एक और खास मेहमान, काजू साहब मैं आपके पास आऊंगी सर। मैंने देखा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक और खास मेहमान है हमारे साथ, कमला हैरिस के दोस्त हैं अशोक भट्ट साहब, वो भी इस चर्चा में मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक भट्ट साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और आपने अभी तक की चर्चा सुनी हो सर, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाली राह आसान नहीं रहने वाली है जो बाइडेन साहब की। हर अंधेरे के बाद में उजाले की किरण होती है। मेरे ख्याल से बाइडेन साहब के ओथ सेरेमनी के बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी के आने से अमेरिका में 4 साल के बाद में वापस सुबह की किरण खिल रही है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो 4 साल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब अगले 4 सालों में होनी है। और बाइडेन हैरिस टीम है बहुत ही इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रांगली डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से अमेरिका में की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होने वाली है। जैसे कि बाइडेन साहब ने कहा सर, कि जो आप अच्छी बातें कर रहे हैं हम तो चाहते हैं, और शायद पूरी दुनिया यही चाहती है कि ऐसा ही सब कुछ बढ़िया और अच्छा हो अमेरिका के अंदर। लेकिन जिस तरीके के हालात बने, और अभी हाल ही में बने, इतना बटा हुआ अमेरिका दुनिया ने कभी देखा नहीं, और उसमें ये सत्ता परिवर्तन जो अमेरिका में हो रहा है, अभी तक हमने जो बात की वो ये कि किस तरीके से अमेरिका के भीतर बाइडेन के लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है। लेकिन अब सवाल यह कि राष्ट्रपति तो अमेरिका को नया मिल रहा है, लेकिन भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है? भारत के लिए बाइडेन कितने फायदेमंद साबित होंगे? हालांकि उनके भावी रक्षा मंत्री ने संकेत दे दिए कि पाकिस्तान के लिए राह मुश्किल होने वाली है। अमेरिका के भावी नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इनके खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई अधूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी और कट्टरवादी संगठन ना कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भारत से सहयोग बढ़ाएगा। तो शपथ से ठीक पहले लॉयड ऑस्टिन का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं, और हिंदुस्तान के लिए ये बयान क्या मायने रखता है? क्या लगता है आपको काजू साहब, हिंदुस्तान किस तरीके से देखे इस बयान को? देखिए, इसमें 2 बातें। मेरा मानना है कि भारत के सामरिक रिश्ते अमेरिका के साथ बाइडेन की राष्ट्रपति काल में भी अच्छे रूप से आगे चलेंगे। आर्थिक रिश्तों में भी सुधार आएगा और इमिग्रेशन पॉलिसी में भी वो ज्यादा लिबरल। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है, जहां उनके आतंकी संगठन पर तो अमेरिका हमेशा से चाहता है रोक लगे, चाहे वो बाइडेन है
चाहे उसके पहले ओबामा थे, बुश थे और या ट्रम्प। सवाल ये है कि कितनी रियायत देंगे अफगानिस्तान की दृष्टि से बाइडेन हुकूमत पाकिस्तान। और वहां मुझे लगता है कि बाइडेन भी चाहेंगे कि अफगानिस्तान में शांति, किसी न किसी तरह शांति बहाल हो। जी, इसलिए वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ कुछ गरम भी रहे और नरम भी रहे। ठीक है सर। मैं जरा सा अशोक भट्ट साहब को यहाँ पर चर्चा में लेकर आना चाहती हूँ। अशोक भट्ट साहब, दुनिया ने देखा, मतलब सिर्फ भारत या अमेरिका ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके की दोस्ती, किस तरीके की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ रही है। ऐसे में इसका कोई नकारात्मक असर बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर, या फिर कोई ठंडापन जिसको कहते हैं कि कोल्डनेस, या एक औपचारिकता भरे रिश्ते तो नहीं रह जाएंगे ये उस दोस्ती की वजह से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो नीति होती है वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं होती है। ये जो देशों के सामरिक व्यवस्था होती है उनके आपसी संबंधों के ऊपर जाता है। उनकी आर्थिक विदेश नीति, आर्थिक और सामरिक निर्यात आयात और दूसरे जो नीतियां होती हैं जो कि दोनों देशों के लाभ में होती हैं। तो अमेरिका अपने स्वार्थ में, अपने हित में जो देखेगा कि भारत जो है वो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मार्केट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो उसमें वो मोदी जी की व्यक्तिगत दोस्ती ट्रंप के साथ, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो देश के हित में जो भी होगा वो बिल्कुल ही बाइडेन एंड मोदी बिल्कुल ही उसी तरह से मिलेंगे आपको जैसे कि ट्रंप एंड मोदी मिल रहे थे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं सर, भविष्य में हम बिल्कुल यही उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं नमस्ते बाइडेन। हम तो इसीलिए कह रहे हैं सर। मुझे लगता है जल्दी से एक कमेंट रविंद्र सचदेव जी का लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर बाइडेन साहब के आने से भारत और अमेरिका के रिश्ते। दिन में आप देखेंगे कि बहुत कुछ परिवर्तन। डेफिनेटली भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। डेप्थ हो रही है, विड्थ हो रही है, पर एक चीज ध्यान रखिए, बाइडेन को अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस है, बाइडेन की बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी अमेरिका के अंदर अपना अटेंशन देने में, राइट। इंटरनेशनल तो ऑफकोर्स अमेरिका एंगेज करता ही रहेगा, पर बाइडेन की एनर्जी और काफी बैंडविड्थ जिसे कहे वो अमेरिका की डोमेस्टिक चैलेंजेस को सॉल्व करने में निकलेगी। वन सेकेंडली, जहां तक भारत की स्पेसिफिक रही, एडमिनिस्ट्रेशन साथ चलती है, बट मैं एक चीज आपके दर्शकों को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए बिटवीन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी कांग्रेस। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, और अमेरिकी सरकार वो क्या करती है, कैसे स्टेटमेंट्स, क्या पोजीशन रहती है उनकी, एंड अमेरिकी कांग्रेस मतलब जैसे मानिए हमारी लोकसभा, राज्यसभा है। अब होता क्या है बहुत बार अमेरिका में कि अमेरिकी जो कांग्रेस है, जो सांसद हैं, वो कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, वो कुछ रेजोल्यूशन इत्यादि ले आते हैं, जो हम यहाँ भारत में सुनते हैं तो हमें लगता है अमेरिका इस तरफ जा रहा है, वहां जा रहा है, हमारे हमारे को तंग कर रहा है, जो भी कुछ है, या अपनी दादागिरी दिखा रहा है। परंतु जो अमेरिकी सरकार है वो हमेशा स्टेबल, सिस्टमैटिकली चलती रहती है। तो मेरे विचार से हमारे को, अपने दर्शकों को कॉशियस मैं करना चाहूंगा कि आने वाले समय में बहुत होगा, आप देखना बाय द वे, कि अमेरिकी कांग्रेस से कुछ ऐसे रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगी, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग, राइट। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके वोटर्स या उनके सपोर्टर्स उन्हें कन्विंस कर दे रहे हैं, परसुएड कर दे रहे हैं, वो विचारधारा लेकर के अपनी संसद में बोल जाते हैं। परंतु अमेरिकी सरकार क्या करती है, वो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे वो कैलकुलेट करके चलती है। आप जो बात कर रहे हैं, जहां तक बात रही पाकिस्तान की, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी पर एक रिएक्शन काटजू साहब से यहाँ पर हमें लेना चाहिए। वो बेहतर तरीके से दर्शकों को ये बात समझा पाएंगे कि साहब आपको ये फर्क भी समझना पड़ेगा कि अब ये डेमोक्रेट्स हैं काटजू साहब, जो अमेरिका में सत्ता में आ रहे हैं, जो लिबरल माने जाते हैं, और हमारे यहाँ भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है। अच्छा, ये वो लोग अमेरिका में सत्ता में आ रहे हैं जो हमारे यहाँ के फैसलों को लेकर एक तरीके से सवाल भी खड़े कर चुके हैं, जिसमें 370 को लेकर कमला हैरिस का रुख जो है वो भी हम सब देख चुके हैं। तो इसे लेकर कुछ सवाल यहाँ पर बनता है क्या काटजू साहब? बिल्कुल बनता है। आप मेरे जो दोस्त थे पैनल पे, वो सही कह रहे थे कि सरकार की नीति जगह रहती है और कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव आते जाते रहते हैं, लेकिन उसमें दो मामले, एक तो
अमेरिकी कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका कुछ ना कुछ असर सरकार पे पड़ता है। ये कहना कि स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन या व्हाइट हाउस उनकी जो अमेरिकन कांग्रेस में हो रहा है उसको बिल्कुल दरकिनार करके आगे बनाएगा, वो सही नहीं हो। मेरा तो यही अनुभव है। और दूसरा, मानव अधिकारों पर बाइडेन और हैरिस की सरकार जो है वो भी ट्रंप से अलग रहे। उनके एजेंडा में मानव अधिकार एक ज्यादा अहम जगह रखते हैं। और उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं उन्होंने इन मामलों पे भारत के नीतियों पर अपने विचारों को व्यक्त किया हुआ है जी। तो पूर्ण रूप से वो हटेंगे नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं रविंदर जी। सामरिक मामलों में सही रहेंगे। बिल्कुल रविंदर जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? ओह या एब्सोल्युटली एग्रीड। और मैं जो पहले डिस्टिंक्शन दे रहा था बिटवीन अमेरिकी कांग्रेस एंड अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फायरवॉल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काटजू साहब। भैया सांसद में जो संसद विचार रखते हैं उसका इंपैक्ट सरकार पर तो पड़ता ही पड़ता है। पर यह होगा कि सरकारें हमेशा जरा कॉशियस चलती हैं, कॉशियस स्टेटमेंट्स देती हैं, बड़ा सुलझी भी करती हैं, राइट। बिल्कुल अमेरिकी संसद में जो होगा उसका इंपैक्ट अमेरिकी सरकार पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब की बार देखिए डेमोक्रेट्स जो है वो नीचे हाउस में भी, जो निचली संसद है जैसे लोकसभा, और अपर हाउस जो कि सेनेट है उनका, ऐसे हमारी राज्यसभा, इन दोनों में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है। तो वहां से जो व्यूज निकलेंगी उनका ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पे असर पड़ेगा। पर और देखिए डेमोक्रेट्स और लिबरल फिलॉसफी क्या है, वो यही तो है। ये काफी डिस्टिंक्शन है ना। डेमोक्रेट्स हमेशा लिबरल वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, इन चीजों को लेकर चैंपियन करते हैं। तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसपे वो ज्यादा जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्ट करेंगे कभी ना कभी थोड़ा बहुत वो बातें उछलेंगी। बट ओवरऑल वही मेरा सवाल था कि वो जिस तरीके के विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो वहां पर सत्ता में आ रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए वो उसी तरीके की बातें करेंगे, लेकिन वो बातें भारत को कहीं ना कहीं चुप भी तो सकती है ना। तो इससे क्या रिश्तों पर किसी तरीके का कोई असर, कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्या ये एक कांटा बन सकता है भारत और अमेरिका के रिश्तों में? तो देखिए 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ आज लेने वाले हैं, और जिस तरीके की चर्चा अमेरिका में चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस शपथ ग्रहण में शिरकत ही ना करें। अच्छा, मेलानिया जो हैं वो स्वागत ही ना करें, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन व्हाइट हाउस में ही जाएंगे। और दिलचस्प बात यह कि ट्रंप के जाने और बाइडेन के आने के बीच चंद घंटे ही मिलेंगे जिसमें व्हाइट हाउस के कर्मचारी बाइडेन की पसंद के मुताबिक व्हाइट हाउस को सजा देंगे। व्हाइट हाउस यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का निवास। व्हाइट हाउस यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख का पता। शपथ लेने के बाद बाइडेन इसी व्हाइट हाउस में आकर रहेंगे, जो अपने आप में किसी किले से कम नहीं। जरा देखिए ये सजावट 2020 में क्रिसमस की है, जब इसे मेलानिया ट्रंप की पसंद के मुताबिक सजाया गया था। पूरा व्हाइट हाउस सपने के महल जैसा लग रहा था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि व्हाइट हाउस में दशकों से एक परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति शपथ के दिन इसे नए परिवार के लिए महज कुछ घंटों में सजा दिया जाता है। जिस वक्त कैपिटल हिल में बाइडेन को शपथ दिलाने की तैयारी चल रही होगी, उसी वक्त व्हाइट हाउस को जो बाइडेन और जिल बाइडेन की पसंद के मुताबिक सजाया जाना शुरू हो चुका होगा। शपथ ग्रहण के वक्त व्हाइट हाउस के कर्मचारियों की सारी टीम कार्यक्रम में शरीक होने या टीवी पर उसे देखने की बजाय व्हाइट हाउस को तैयार करने में जुटी होती है। लेकिन यह काम कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि व्हाइट हाउस कितना बड़ा है। ये देखिए, जब 2020 में व्हाइट हाउस का ओपनिंग डे था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां बच्चों के साथ बेसबॉल खेला था। – 2019 में इसी व्हाइट हाउस के प्रांगण में बच्चों के लिए ईस्टर का कार्यक्रम रखा गया था। व्हाइट हाउस में 132 कमरे, 35 बाथरूम और 6 मंजिल हैं। व्हाइट हाउस में 400 से ज्यादा दरवाजे और 150 से ज्यादा खिड़कियां हैं। व्हाइट हाउस के बाहरी रंग रोगन में ही करीब 2150 लीटर पेंट लग जाता है। ऐसे में चंद घंटे इस घर को तैयार करने के लिए बेहद कम है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इन चंद घंटों में ही जाते हुए राष्ट्रपति के सामान की पैकिंग होती है और नए राष्ट्रपति की पसंद के मुताबिक सजावट होती है। लेकिन इसमें किसी को बाहर से नहीं बुलाया जाता, क्योंकि ये व्हाइट हाउस की सुरक्षा का सवाल है। व्हाइट हाउस का सारा स्टाफ, ड्राइवर हो, माली हो, बटलर हो या फिर शेफ, नए राष्ट्रपति की पसंद के मुताबिक घर सजाने में जुट जाते हैं। नए परिवार की पसंद के मुताबिक पर्दे से लेकर फोटो फ्रेम बदलने और ऑफिस में अगले राष्ट्रपति की सहूलियत से मेज सजाने जैसा हर इंतजाम किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास के लिए इस जगह का चयन 1791 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। 1800 में जॉन एडम अपनी पत्नी एबिगेल के साथ यहाँ रहने आए थे। 1814 में ब्रिटेन ने इस विशाल इमारत को आपके हवाले कर दिया था। 1817 में तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो इसमें रहने के लिए आए थे। अगले दशक में यहाँ कुछ और निर्माण कार्य हुए। 1902 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यहाँ फिर से मरम्मत कराई। इसी के बाद इमारत का नाम व्हाइट हाउस पड़ा। इसी इमारत में अब राष्ट्रपति का दफ्तर भी है, जहां वो सरकारी काम करते हैं। दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होती है, भोज होता है। पीएम मोदी ने भी ट्रंप से व्हाइट हाउस में ही मुलाकात की थी। इसके ग्राउंड फ्लोर पर सर्विस एरिया है, जहां पर दुनिया के नेताओं के मनोरंजन के लिए अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर अमेरिकी इतिहास की जानकारी देने के लिए एक म्यूजियम भी है। इस इमारत की दीवारों पर अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के चित्र लगे हैं। इसमें हिस्टोरियन एसोसिएशन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पूरा व्हाइट हाउस अमेरिका की शान का प्रतीक है और इसी से पूरा अमेरिका चलता है। चलिए एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। मुझे लगता है काटजू साहब को इस पर जवाब देना चाहिए कि काटजू साहब, वो कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद देखिए उम्मीद तो कोई बहुत ज्यादा कर नहीं रहा था, लेकिन आज भी शपथ ग्रहण के दिन भी जिस तरीके से परंपराएं टूटेंगी अमेरिका में, इनकी कसक अमेरिकी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी सर। बिल्कुल होगी। आज का दिन अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए कोई खुशी का दिन नहीं। जो ट्रंप साहब ने ट्रेडिशन तोड़ी है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रहे, वो एक अब उनके, मेरा मानना है कि उनके कार्यकाल पर और उनके चरित्र पर एक काला धब्बा है। लेकिन जो असल बात है और जो वास्तविकता है वो ये कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक तबका है जो उनको समर्थन देता है और उनकी इस बात को उचित मानता है। वो मानता है कि चुनाव में धांधली हुई और इसीलिए ये जरूरी है कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति से राजनीति से दरकिनार किया जाए। बिल्कुल। और अगर सेनेट में उनको वो जो इम्पीचमेंट मोशन है वो पास नहीं होता है, इस जो क्योंकि ये सही कहा सचदेव साहब ने कि वहां तो ट्रायल होगा और अमेरिका के जो चीफ जस्टिस हैं ट्रायल पर प्रिसाइड करते हैं, तो अगर वहां पर वो असफल रहे तो इसलिए ये जो ट्रेडिशन उन्होंने बनाई है ट्रंप साहब ने, जो कि पुरानी ट्रेडिशनों को, परंपराओं को पूर्ण रूप से तोड़ा है, बिल्कुल उसकी काली साया बाइडेन और हैरिस की कार्यकाल पर जरूर पड़ेगी। इसी वजह से सर, इसी वजह से आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। इसी वजह से सर जो बात यहाँ पर भट्ट साहब कर रहे थे कि साहब उम्मीद करिए और सब कुछ बढ़िया होगा, बिल्कुल उम्मीद तो सब यही कर रहे हैं, चाह भी सब यही रहे हैं, लेकिन ये दिखा जरूर रहा है कि ये उम्मीद हासिल करना इतना आसान जो बाइडेन के लिए नहीं रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।